नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कई एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें, कहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलेगा। कहीं से एक जगह पढ़ते हैं तो फिर उनको लगता है कि यार यहाँ कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। कहीं कोई पीडीएफ मिलती है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ लगता है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हमें कहीं पे भी सही कंटेंट नहीं मिल पाता है किसी टॉपिक का और हम उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि हमारा एक भी क्वेश्चन जो है अगर उस टॉपिक से आता है तो बाहर ना जाए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। हो सके तो आप एक पेन कॉपी लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट रिमोट सेंसिंग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है। हमारा जो ये कल्टिवा एकेडमी का न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है, इसका पर्पस बस यही है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, आप सभी जानते हो इन सब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है एग्रीकल्चर का वो बहुत चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें पढ़ाने का, हम बुक्स को देखते हैं, हम अदर कहीं कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि हम बस पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं। हमने कुछ भी नया चेंज लाने की कोशिश नहीं की है, जबकि जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल अब एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है। तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर हो ही नहीं पाते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उससे सिर्फ हमारे 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के हमें तुक्के लगाने पड़ते हैं, या अगर नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत कम स्कोर हम कर पाते हैं, है ना? इसीलिए मैं आपको इस तरीके से इस पूरी क्लासेस में, जो कल्टिवा एकेडमी में जितनी भी क्लासेस होगी, इसमें आपको जितना भी टॉपिक कवर कराया जाएगा वो इस तरीके से होगा कि 10 में से मिनिमम आपके 90 क्वेश्चन जो है, मतलब 100 में से 90 क्वेश्चन जो है, यानी कि 10 में से 9 जो है आपके सही होंगे। तो ये हमारा टारगेट है। हम हर एक डिटेल पे जाएंगे, हर एक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कोई भी चीज़ जो एग्रीकल्चर में आ रही है, नहीं आ रही है, वो किस तरीके से। इसी प्रकार हम करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे, स्कीम्स को भी पढ़ेंगे, है ना? तो हम ज़्यादातर, हमारा शुरुआत में जो फोकस रहेगा वो इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, फिर हम लास्ट में बेसिक चीज़ों को समझेंगे। जैसे पहले तो रिमोट सेंसिंग जैसे जो टॉपिक्स हैं, है ना, जो बहुत ही आउट है, कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं है इनके बारे में। तो इन ऐसे टॉपिक्स को, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की कुछ नई नई टेक्निक्स हैं, है ना, फिर एलाइड सेक्टर में भी जो नई नई चीज़ें हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो रिमोट सेंसिंग के ऊपर है ना। नेक्स्ट क्लास भी जो हमारी क्लास 2 होगी वो भी हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड ही रखने वाले हैं। हम जीआईएस, जीपीएस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखते हैं कि भाई रिमोट सेंसिंग में क्या है। ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, रिमोट का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर हमसे दूर है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिमोट, है ना। जैसे हम रिमोट एरिया टर्म का एक यूज करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब यही है कि जो चीज़ दूर है उसको हमें सेंस करना है। जैसे मान लीजिए कि आप अ, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आपको मुंबई का जो है कोई एरिया है, उसको अगर आपको, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उसी को हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या लेनी है? इंफॉर्मेशन लेनी है। इंफॉर्मेशन को क्या करना है? एक्वायर करना है। और उसी फिनोमिना को हमें क्या बोल सकते हैं? विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, ये भी एक जरूरी चीज है कि हम उसको बिना टच करे उसकी इंफॉर्मेशन ले लें, है ना। जैसे मान लो आप किसी मिट्टी को देखते हो, तो मिट्टी को पहले आप उठाते हो हाथ में, फिर हाथ में उसको देखते हो रब करके कि इसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद अगर आप पानी देखते हो, या मान लो आप कोई फसल को देखते हो, तो आप उसको देखते हो, उसके बाद देखने के बाद आप उसको छूते हो, है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। आप उस चीज को ना तो छुओगे, है ना, किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल कांटेक्ट उससे नहीं करोगे, फिर भी आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। सेंस कर रहे हैं, है ना। और रिमोट का मतलब क्या हो गया? दूरस्थ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद रिमोट सेंसिंग इज द साइंस, बिल्कुल एक साइंस है, क्योंकि आजकल हम सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इसमें यूज करते हैं। एक आर्ट भी है ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स, एरियाज और फिनोमिना विदाउट मेकिंग डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद देम। ये भी एक तरीके की दूसरी डेफिनेशन है जो भी सेम चीज हमें बता रही है कि इसमें ये क्या है, एक साइंस है, एक आर्ट है जो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी एरिया की, है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिमोट सेंसिंग बोल रहे हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि फिजिकल कांटेक्ट किसी भी प्रकार से हमें नहीं करना है। इट इज डन बाय डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग रिफ्लेक्टेड और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, इसमें जो मेन चीज है जिसका यूज किया जाता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। जैसे आप जानते हो रेडिएशन के बारे में, तो आप जानते ही होंगे कि जो सूरज होता है उससे क्या निकलती है, बहुत सारी रेडिएशंस निकलती है। ये रेडिएशंस जो होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है जिसकी हम बात करें, तो ये अलग अलग होती है ना। और अलग अलग जो वेवलेंथ है वो हमें अलग अलग प्रकार से इंफॉर्मेशन देने में मदद करती है। तो इट इज डन बाय डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग, तो हम डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं किसको, जो किरणें किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर जब रिफ्लेक्ट होती है, तो उस रिफ्लेक्टेड और इमिटेड, जो इमिट हो रही है उससे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना। तो अर्थ सरफेस से जैसे हम जानते हैं कि जो रेडिएशन आती है वो अर्थ सरफेस से टकराती है, तो अर्थ सरफेस पे तो वाटर है ना। अर्थ सरफेस पे तो पत्थर भी है, अर्थ सरफेस पे तो प्लांट्स भी हैं, है ना। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो हमें इन सभी की जानकारी मिल जाती है उनके रिफ्लेक्शन से, कि किस तरीके से उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस सारी रिफ्लेक्शन का डाटा अगर हम कलेक्ट कर लें और उसको एनालाइज कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर्टिकुलर कौन सी चीज़ है। मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और कोई भी आसमान में एक सैटेलाइट है जो रेडिएशन को इमिट कर रही है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, सैटेलाइट तो ह्यूमन ने बनाई है, हम उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उस सैटेलाइट को पर्टिकुलर उस एरिया में भेजेंगे जहाँ की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर वो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगी। इमिट करने के बाद जो रेडिएशन जा करके वहाँ पर्टिकुलर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी। तो उस रिफ्लेक्शन के डाटा को हमें क्या कर लेना है, पूरा इकट्ठा कर लेना है और उसका एनालिसिस कर लेना है, और उसके बाद हम उस डाटा को प्रोसेस करके जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम ले लेते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे इट इज़ डन बाय डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग रिफ्लेक्टेड और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे आती है यूजिंग सेंसर्स। इसमें हम सेंसर्स का यूज करते हैं जो अलग अलग लाइट की वेवलेंथ को क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, माउंटेड ऑन सैटेलाइट्स। ठीक है, तो सैटेलाइट के पास जब वो वापस आती है रिफ्लेक्ट होके, तो वो उसके उसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं, या फिर मान लो किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई सेंसर्स लगे हैं, या कोई ड्रोन के ऊपर, जैसे ड्रोन है, ड्रोन में कैमरा लगा होता है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, वो भी एक रिमोट सेंसिंग वाला मटेरियल है, क्योंकि वो कैमरे के थ्रू हमें क्या इमेजेस भेजता है ना। अदर प्लेटफॉर्म्स भी और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम से पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस, किस तरीके से रिमोट सेंसिंग की जो है प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है एनर्जी सोर्स। आपके पास पहले तो कोई भी, है ना, या तो वो आर्टिफिशियल हो सकता है, जैसे मैंने सैटेलाइट की बात करी, या तो फिर हमने जो नेचुरल देखा है कि सन होता है जो कि रेडिएशन को इमिट करता है। तो सेकंड नंबर पे ये रेडिएशन आ गई जो क्या हो रही है, इमिट हो रही है। इसी रेडिएशन का जब किसी, मान लो जैसे ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये टकरा करके ये रेड कलर से ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इस रिफ्लेक्शन को जो है एक सेंसर जो कि सैटेलाइट में लगा हुआ है फोर्थ नंबर पे, वो डिटेक्ट कर रहा है ना। फिर फोर्थ नंबर पे वो जो डिटेक्ट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन जाती है यहाँ पर, जो जमीन पर हमारे पास एक प्रोसेसिंग स्टेशन है, वहां से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको हम कंप्यूटर पे बैठ करके, कोई भी हमारा जो वर्कर है उसको एनालाइज करता है, और फिर उसको जो भी ज़रूरत है कि भाई हमें किसानों को ये जानकारी देनी है कि अब तूफान आने वाला है, या है ना, जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले भी इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो उसका फिर आखिरी में क्या किया जाता है, एप्लीकेशन किया जाता है। तो इस तरीके से हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है भाई, तो द बेसिक concept of remote sensing is based on interaction between electromagnetic radiation and object on the earth surface। ये तो हम बिल्कुल जानते हैं कि जो भी सन है उससे
जो रेडिएशन निकल रही है, एक तो वो हमारा एक एनर्जी सोर्स जो है जो रेडिएशन को इमिट कर रहा है वो, और दूसरा जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है रेडिएशन और रिफ्लेक्ट होती है, तो सारी चीज तो यहीं पे आकर के है ना। मतलब कि एक तो हमारे पास एनर्जी सोर्स है, दूसरा कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको कोई सेंसर कैच कर रहा है। यही मेजर कॉन्सेप्ट है हमारे रिमोट सेंसिंग का। यानी कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट अलग होगा तो जो हमारा डाटा होगा वो भी अलग होगा। तो ये हमारे मेजर क्या हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि एक तो ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ सरफेस पे है, और एक तो हमारा क्या हो गया, एनर्जी सोर्स हो गया जो क्या इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। अब हम प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, है ना। क्या सिद्धांत है, क्या चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, रॉक जो चट्टाने हैं, है ना, ये सब अलग अलग प्रकार से रिफ्लेक्ट करती है रेडिएशन को, हम जानते हैं, है ना। तो ये तो एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है, एंड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिफरेंशियली, है ना। ये अलग अलग तरीके से, सीधी सी बात है कि जो पानी है ना, कोई सरफेस है, मान लो वो अगर सरफेस वाइट कलर की है तो वो क्या करेगी, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है, और अगर वो ब्लैक कलर की है तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जो रिफ्लेक्शन की रेट होगी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो भी क्या हो रही है, वो भी अलग अलग आ रही है। जैसे यहाँ पे सॉइल की अलग होगी, वाटर की अलग होगी, वेजिटेशन जो प्लांट्स वगैरह खेत में लगे होते हैं उनकी अलग होगी, जो रॉक्स है अलग अलग, है ना, उनकी अलग होगी। हम देखते हैं अलग अलग टाइप की रॉक्स, आपने सॉइल साइंस में भी पढ़ा होगा, तो उसमें भी अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये एक तो चीज है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये एक आ जाएगा प्रिंसिपल में। दूसरा आ जाएगा कि जो सेंसर्स हैं जो उस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहे हैं, दिस डिफरेंसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, एक तो ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको, और फिर जो सेंसर्स हैं जो उस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से अलग अलग डाटा के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और नीचे जो हमारे प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, स्टेशन से, वहां पर भेज देता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। अब हम कंपोनेंट्स की और स्टेप्स की बात करें कि किस तरीके से रिमोट सेंसिंग होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डायग्राम में। सबसे पहले एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए जिसको हम इल्यूमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो हम सब जानते हैं। इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टुवर्ड्स द अर्थ, है ना। तो अर्थ पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है, ठीक है भाई, है ना। इसने क्या करा, एक सन है, उसने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करा। कहाँ पर करा, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये अर्थ के ऊपर इसने इमिट कर दिया। रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर, अब देखना, रेडिएशन जब ट्रेवल करती है, यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच में जब वो ट्रेवल करती है, तो बीच में क्या आता है, एटमॉस्फेयर आता है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या करती है, ट्रेवल करती है ना। सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस, डस्ट एंड क्लाउड्स। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से जब रेडिएशन ट्रेवल करेगी तो एज इट इज नहीं आती है, जैसे सन से जो रेडिएशन निकली है वो एज इट इज अर्थ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, उसमें क्लाउड्स होते हैं। तो वहां पे भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी इन्हें कहीं ना कहीं स्कैटर कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं जो रेडिएशंस होती है उनको। ठीक है, उसके बाद इंटरेक्शन विद द टारगेट। अब देखो, जो पृथ्वी है, अर्थ मान लो उसका टारगेट है, तो अर्थ के ऊपर जब वो आती है, व्हेन एनर्जी रिचेज अर्थ सरफेस, इट इंटरेक्ट्स विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि अर्थ के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। एनर्जी में बी रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड। तो ये तीन चीजें होती है, एक तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और ट्रांसमिशन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। रिकॉर्डिंग बाय सेंसर्स, अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसको सेंसर्स क्या कर देते हैं, जो सैटेलाइट में है, जो एयरक्राफ्ट में है ना, वो इसको क्या कर लेते हैं, सेंसर्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 100 रेडिएशंस अगर अर्थ पे भेजी गई है, तो रिफ्लेक्ट होती है 50। तो इस 50 को डिटेक्ट कर लेगा कोई एक सैटेलाइट, तो वो बताएगा कि भाई 50 हुई है, तो यह पर्टिकुलर, जैसे कोई रॉक है तो उसका क्या है, रिफ्लेक्शन 50 है। वाटर पे मान लो कोई 30 ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसका 30 हो जाएगा। तो हर एक चीज का एक रिफ्लेक्शन रेट जो है वो फिक्स है। तो उस हिसाब से हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर चट्टान है, कहाँ पर वेजिटेशन है, क्योंकि सबका रिफ्लेक्शन रेट अलग अलग है।
तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। देखो अब हमारे पास सेंसर जो थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेंस कर लिया है। अब वो क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसमिट करेंगे। डाटा आर ट्रांसमिटेड टू ग्राउंड स्टेशन, जो भी जमीनी स्तर पर हमारे स्टेशन होंगे वहां पे सैटेलाइट से जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी थ्रू इमेजेस, है ना, या फिर कुछ भी जो भी डाटा है कि भाई किस तरीके से क्लाउड्स हैं जो भी हैं। इमेजेस आर प्रोसेस्ड इनटू इंटरप्रेटेबल फॉर्म्स, ठीक है। तो फिर वो उस इमेजेस को या जो भी हमारे पास रॉ डाटा है उसको हम यूज करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। साइंटिस्ट एनालाइज इमेजेस टू आइडेंटिफाई फीचर्स एंड पैटर्न्स, जो भी पैटर्न्स रिफ्लेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं साइंटिस्ट, जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होते हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के होते हैं, है ना। तो वो इन सारे डाटा को जो सैटेलाइट से उनको मिलता है उसको एनालाइज करते हैं और वो एक कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर किसानों तक जानी चाहिए तो फिर वो किसानों को दे दी जाती है कि आपको बुआई अभी नहीं करना है, या फिर आपको हार्वेस्टिंग अभी नहीं करना है, आपको फर्टिलाइजर देना है या नहीं, आपको इरिगेशन देना है या नहीं, कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल जाती है। एप्लीकेशन की बात करें तो आप सभी जानते हो कि रिमोट सेंसिंग का जो यूज़ है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में तो होता ही है, वेदर फोरकास्टिंग में भी होता है, सॉइल की मैपिंग में भी किया जा सकता है, वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट करने में भी किया जा सकता है, डिजास्टर की मॉनिटरिंग में भी किया जा सकता है, और अर्बन प्लानिंग में भी किया जा सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो सूरज से जो किरण निकलती है उसमें कई सारी वेवलेंथ की जो है रेडिएशंस देखने को मिलती है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि एक तो जो किरणें होती है वो हमेशा इस तरीके से ट्रेवल करती है, जिगजैग फॉर्म में ट्रेवल करती है। और इसमें जिगजैग फॉर्म में जब ट्रेवल करती है तो इसमें क्या होता है कि एक तो अपर साइड होती है ना। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक तो यहाँ पे ए मान लीजिए, ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई भी रेडिएशन ट्रेवल कर रही है तो वो कभी भी सीधी नहीं करती है, वो इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इस तरीके से जब ट्रेवल करती है तो ये एक तो इसका अपर साइड होता है और एक यहाँ पर आप देख रहे हो लोअर साइड होता है। तो यहाँ पर अपर को मैं यू कर देता हूँ और लोअर को एल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, ये अपर 1 है, ये लोअर 1 है, यहाँ पे अपर 2 भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपका क्या हो गया, अपर 2 हो गया, थोड़ा सा इशू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपर 2 हो गया था और यहाँ पे लोअर 2 हो गया, यहाँ पे अपर 3 हो गया और यहाँ पे लोअर 3 हो गया। तो इस तरीके से वेवलेंथ जो होती है, अब यहाँ पे जो ये अपर 1 से अपर 2 के बीच की जो दूरी है इसी को हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। कि जो यहाँ से U1 से लेके U2 की जो दूरी है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ ज़्यादा कब होती है ना। तो जो इंटेंसिटी जब बढ़ती है ना, तो जब लोअर फ्रीक्वेंसी होती है या एनर्जी लो लो होती है तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। यानी कि U1 से U की दूरी बहुत ज़्यादा अगर होती है तो इसका मतलब है कि इसकी रेडिएशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है और जो एनर्जी है वो बहुत कम है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के एक वेवलेंथ ए से लेकर के बी तक हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले रेडियो वेव आती है, फिर माइक्रोवेव आती है, फिर इंफ्रारेड आती है, फिर विजिबल आती है। ये विजिबल रेज वो रेज होती है जिसमें हम देख पाते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट आती है, फिर एक्सरे आती है और फिर गामा रे आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गर वेवलेंथ है आपको रेडियो वेव्स में देखने को मिलती है, जबकि जो सबसे कम वेवलेंथ होती है वो गामा रेज में देखने को मिलती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो एक्स रेज और गामा रेज होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि इनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हायर होती है। जबकि रेडियो वेव्स में जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर होती है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि जो U1 से U2 तक की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वेवलेंथ थोड़ी कम है, फिर यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो चुकी है जो वेवलेंथ। तो जहाँ पे कंडेंसेशन वेवलेंथ का ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी होती है, हायर एनर्जी होती है। और यहाँ पे लोअर वेवलेंथ में लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी आपको देखने को मिलती है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता
करता है कि हमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जैसे हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रेडिएशन के बेस पर ही काम करती है। अब टाइप्स की बात करें, अभी मैंने आपको जो बताया वो टाइप्स ही था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिमोट सेंसिंग में यूज़ की जाती है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी है। EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ। इनको जो क्लासीफाई किया गया है वो भी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही किया गया है। इन रिमोट सेंसिंग वेवलेंथ्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर्स या माइक्रोन मीटर्स, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको कि इनको माइक्रोन मीटर्स में अगर हम नापते हैं तो सबसे पहले आती है सबसे लोअर, है ना, वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे कम वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी जो 0.01 नैनोमीटर से भी कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरेज को आप देखोगे तो 0.01 से 10 नैनोमीटर तक आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट में 0.01 से 0.4 माइक्रोन मीटर तक देखने को मिलती है। उसके बाद 0.4 से 0.7 माइक्रोन मीटर, है ना। जो कि ये जो वेवलेंथ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विजिबल जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है। तो या तो आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि 0.04 से 0.7 माइक्रोन मीटर, और अगर आपसे नैनोमीटर में पूछ ले तो 400 से 700 नैनोमीटर, ज़्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसमें आप देख सकते हो कि रिमोट सेंसिंग में बिल्कुल भी गामा रेस का यूज़ नहीं किया जाता है और एक्स रेस का भी यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कभी कभी रेयरली यूज़ हो जाए तो हो जाए, लेकिन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। फिर यूज़ किसका किया जाता है तो हम आगे बात करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो NRI, है ना। उसके बाद शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इनका सब का हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, गामा का, एक्सरे का भी रेयरली यूज़ हो रहा है। एटमॉस्फेरिक स्टडी को करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारी ओजोन लेयर है वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती है ना। और यूवी लाइट कहीं कहीं धरती पे भी बहुत सारी आ जाती है, हम चश्मा भी पहनते हैं ना यूवी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका एटमॉस्फेरिक स्टडी में हम यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन विजन के लिए जो है विजिबल लाइट होती है, वेजिटेशन के लिए, लैंड की मैपिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्रॉप की हेल्थ वेजिटेशन स्टडीज़ के लिए इंफ्रारेड का भी यूज़ किया जाता है। शॉर्ट वेव का हम सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉट की स्टडी के लिए, सूखे की स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मल इंफ्रारेड का यूज़ कर सकते हैं। और रेडार और ऑल वेदर इमेजिंग, है ना, जितनी भी इमेज होती है उसके लिए हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि रेडार के लिए किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव का, है ना, या वेदर इमेजिंग के लिए, टेम्परेचर की मैपिंग के लिए थर्मल इंफ्रारेड का, है ना, क्रॉप की हेल्थ के लिए तो विजिबल का और इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पेसिव और एक होता है आपका एक्टिव। तो पेसिव की बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें कि एनर्जी का यूज़ किया जाता है। मेनली इसमें सनलाइट जो एनर्जी होती है उसका यूज़ हम करते हैं। मोस्टली वर्क ड्यूरिंग डे टाइम। देखो, जब भी हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल एनर्जी का, जैसे सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो दिन के समय में ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी कैमरा लो तो कैमरे में आप फोटो कब खींच सकते हो, जब दिन हो, है ना। क्योंकि वहाँ पे हम उजाला होगा, जब सूरज की किरण किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तभी तो हम उसका यूज़ कर पाएंगे। या तो फिर हमको आर्टिफिशियल लाइट देनी पड़ेगी, है ना, आर्टिफिशियल लाइट देनी पड़ेगी, तब जा करके हम एक कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं एकदम क्लियर। लेकिन ज़्यादातर जो ये पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल जो एनर्जी सोर्स होता है जैसे सनलाइट का यूज़ करते ही हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजरी, है ना। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ आ गई कैमरे से रिलेटेड, है ना, जिसमें हम ज़्यादातर ऐसी सैटेलाइट्स की बात करते हैं जो कैमरे, जिनके ऊपर कैमरे लगे होते हैं और जो कैमरे के थ्रू डिटेक्शन करते हैं। जैसे इसरो की एक सैटेलाइट है रिसोर्स सेट 2 और एक है कार्टोसैट 2, है ना, नासा के पास भी है। इनका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसरो का आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इसमें एक लैंडसैट 8 है और टेरा जो है ये एक तरीके की क्या है, ऑप्टिकल सैटेलाइट है, इमेजरी सैटेलाइट्स हैं। दिस सैटेलाइट्स रिकॉर्ड रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम लैंड, वेजिटेशन एंड वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज की, वेजिटेशन की और ज़मीन की क्या करती है, जो हम गूगल मैप देखते हैं तो उसमें हमें जो सैटेलाइट मैप्स दिखते हैं वो इन्हीं के होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए।
इसमें जो थर्मल सेंसर्स होते हैं वो भी लगे होते हैं, जैसे कि NOAA सैटेलाइट जो है इसमें थर्मल सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। मल्टी स्पेक्ट्रल या हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स जो होते हैं ये भी एक तरीके से पैसिव रिमोट सेंसर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेदर सैटेलाइट्स होती है, ऑब्जर्व क्लाउड्स को जो ऑब्जर्व करती है, तो देखो क्लाउड्स को ऑब्जर्व करना है तो डे टाइम में ही करते हैं। स्टॉर्म्स जो है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है, यूजिंग रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड रेडिएशन, तो इसी पे ये क्या करता है, लाइट के ऊपर एकदम डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल में हम देखें वेदर सैटेलाइट्स के, तो मीटियोसैट है, इनसेट 3D है, तो ये सब क्या है, वेदर सैटेलाइट्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा वेदर सैटेलाइट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीटियोसैट है, मीटियो का मतलब ही क्या होता है, मीटेरोलॉजिकल से रिलेटेड होगा, तो मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट से रिलेटेड है मीटियोसैट। फिर आता है इनसेट 3D, तो ये भी 3D में क्या बताता है, इमेजिंग बताता है, इसको भी हम बोलते हैं वेदर सैटेलाइट में इसका यूज़ किया जाता है ना। उसके बाद हम मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल क्या होता है सेंसर्स, इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टी स्पेक्ट्रल की बात करते हैं कि मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, डाटा को कैप्चर करते हैं इन फ्यू ब्रॉड वेवलेंथ बैंड्स। इसमें कुछ ही जो है वेवलेंथ के जो बैंड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसमें कितने स्पेक्ट्रल बैंड्स का यूज़ किया जाता है, तो 3 to 15 बैंड्स का इसमें यूज़ किया जाता है मल्टी स्पेक्ट्रल में, ठीक है। इसमें ब्रॉड वेवलेंथ रेंज होती है, लोअर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है, यूज्ड फॉर जनरल अर्थ एब्जॉर्बेशन, ठीक है। तो जनरल अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये क्रॉप मॉनिटरिंग में, फॉरेस्ट की मैपिंग में, लैंड यूज स्टडीज़ में, वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट में और डिज़ास्टर असेसमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें ऐसी कौन सी सैटेलाइट्स है जो मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं, तो लैंडसैट है जो 8 है ना, जो कि नासा की है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की जो नासा है उस एजेंसी की क्या है, लैंडसैट 8 है, जिसमें 11 स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं। फिर एक सेंटिनेल आता है 2 जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। उसके बाद स्पेस की जो हमारी इसरो है उसका भी है रिसोर्स सेट 2 और IRS 1C, ये दोनों में आपके क्या मिल जाते हैं, आपको मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 13 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो सेंटिसेल 2 होती है ना। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है रिसोर्स सेट 2 का, है ना। तो इसको भी याद रखना कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रिसोर्स सैटेलाइट 2, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें LISS सेंसर्स होते हैं। ये IRS 1C जो है इसमें कौन सा सेंसर होता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो LIS सेंसर्स, लीस सेंसर्स होते हैं। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। तो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट में क्या होंगे, सीधी सी बात है कि ज़्यादा स्पेक्ट्रल बैंड्स होंगे, है ना। इसमें क्या होते हैं, कैप्चर इन हंड्रेड्स ऑफ वेरी नैरो कॉन्टिजियस स्पेक्ट्रल बैंड्स, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, 100 ऑफ बैंड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा वेरी हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इसमें देखने को मिलता है, जबकि मल्टी स्पेक्ट्रल में लो रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम बहुत ज़्यादा मेगा पिक्सल का जब कैमरा लेते हैं तो उसमें हमें रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलता है और पिक्सल्स की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कभी कभी 200 मेगा पिक्सल हो गया तो रिजोल्यूशन अच्छा मिलेगा। तो वही यहाँ पे स्पेक्ट्रल बैंड्स वही काम कर रहे हैं। स्पेक्ट्रल बैंड्स का मतलब मेगा पिक्सल से आप समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रल बैंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा हैं, इसीलिए जो रिजोल्यूशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। डिटेक्ट सब्टल डिफरेंसेस इन मटेरियल्स, प्रोड्यूस डिटेल्ड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स। तो देखो जो फोटो अच्छी लेगा, जो सैटेलाइट में स्पेक्ट्रल बैंड्स जितने अच्छे होंगे, रिजोल्यूशन जिसका जितना अच्छा होगा वो उतने अच्छे से फोटोज को क्लिक करेगा और वो ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन देखे तो मिनरल आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, प्लांट को ही नहीं जबकि प्लांट में कौन सी डिसीज है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आएगा कि अगर किसी क्रॉप में
डिसीज का डिटेक्शन कर रहा है तो उसमें कौन सा सैटेलाइट होगा, तो वो हाइपर स्पेक्ट्रल होगा। अगर मिनरल का आइडेंटिफिकेशन किसी सॉइल में हो रहा है तो वो किसका होगा, तो हाइपर स्पेक्ट्रल होगा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में किसका यूज किया जाता है, तो हाइपर स्पेक्ट्रल का यूज किया जाता है ना। इसके अलावा इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और मिलिट्री सर्विलांस में भी यूज किया जाता है इसका, क्योंकि देखो आर्मी क्या करती है कि जो बॉर्डर्स होती है, बॉर्डर्स पे चेक करती है कि कोई घुसपैठिया अंदर तो नहीं आ रहा है, तो उसको भी चेक करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो कौन कौन सी सैटेलाइट्स है, किसके द्वारा बनाई गई है और इसमें कितने बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नासा की बात करें तो EO1 हाइपेरियन है ना, इसमें 220 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं। फिर आती है प्रिज्मा जो कि एक इटालियन स्पेस एजेंसी है, उसने बनाया है, इसमें भी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिनिंग होती है। फिर एक आता है EN मैप, ये होता है जर्मन एरोस्पेस सेंटर से बनी है एनवायरमेंटल की मैपिंग के लिए। उसके बाद आता है हाई SIS, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंडियन सैटेलाइट है जो इसरो ने बनाई है ना। तो इसरो से आपसे पूछ सकता है कि इसरो की कौन सी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, तो याद रखना है आपको, एक याद रखना है हाइपर से हाई SIS, ठीक है। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, ये इंडिया की फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स। नंबर ऑफ बैंड्स की हमने बात करी, यहाँ पे कम होते हैं, फ्यू होते हैं, यहाँ तो हंड्रेड्स होते हैं। यहाँ पे बैंड का जो विड्थ होता है वो कम मतलब बहुत ज़्यादा होता है, विड्थ ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ बहुत कम होता है, वेरी नैरो होता है। यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ मॉडरेट या लो होता है, यहाँ पे हाई होता है। यहाँ डाटा वॉल्यूम की बात करें तो देखो जहाँ हमारे पास रिजोल्यूशन कम है तो वहाँ डाटा का वॉल्यूम भी कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे कॉस्ट भी कम होगी, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, है ना। हम ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा लाते हैं तो सीधा महंगा ही होता है, यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कम होगी। जनरल डिटेल लेवल की बात करें तो ये जनरल होता है, ये हाईली डिटेल्ड आपको इमेज देता है। एग्जाम्पल की हमने बात कर ली, रिसोर्स सेट 2, लैंडसेट 8, सेंटीसेल 2, IRS-1C, ये सब मल्टी स्पेक्ट्रल है। जबकि प्रिज्मा, EO1 हाइपरटोन, EN मैप, हाइसिस और अन्वेषा, ये भी एक इंडिया की है, इसको भी याद रखना, EOS-N1, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हाइपर स्पेक्ट्रल हो गया। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जो अन्वेषा की मैंने अभी बात करी थी, ये DRDO ने, है ना, डिफेंस रिसर्च वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, उसने इसको क्या किया था, डेवलप किया था टू एनहांस मिलिट्री सर्विलांस एंड हाइसिस जो है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिनिंग सैटेलाइट जो है, ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिफेंस में मदद करती है इंडिया की, तो ये आपको याद रखना है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो सेंसर्स जो इमिट करते हैं इट्स ओन एनर्जी, यहाँ पे हम सूरज की नेचुरल एनर्जी को नहीं ले रहे हैं, जबकि हमने पैसिव में क्या किया था, सूरज की एनर्जी को लिया था। हम एक्टिव में क्या करेंगे, इसको ही इतना एक्टिव बना देंगे सैटेलाइट को कि ये क्या करेगी, खुद क्या करेगी, एनर्जी को इमिट करेगी एंड रिकॉर्ड द रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स, ठीक है। तो एक सैटेलाइट है जिसमें हमें रात में भी जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम डे और नाइट के इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। डे में अगर आपसे पूछ ले तो पैसिव आएगा और एक्टिव में तो रात में भी वो एक्टिव होता है। यहाँ पे एनर्जी सोर्स की बात करेंगे तो सेंसर इटसेल्फ प्रोवाइड एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे कोई सन नहीं है जो एनर्जी आपको दे रहा है, यहाँ पे जो सेंसर्स होंगे वो खुद एनर्जी का सोर्स होंगे। डे नाइट ऑपरेशन, वर्क बोथ डे एंड नाइट, है ना, दोनों दिन और रात दोनों में काम करेगा। क्लाउड पेनिट्रेशन, माइक्रोवेव सेंसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाउड को पेनिट्रेट कर देंगे, है ना। माइक्रोवेव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, तो वो क्लाउड को पेनिट्रेट कर देंगे। उसके बाद वेदर डिपेंडेंस की बात करेंगे तो ये लेस अफेक्टेड होती है वेदर से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो रेडार आता है, रेडार का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद रखना है। उसके बाद लिडार आता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर एक आता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। इसके अलावा स्केट्रोमीटर होता है और एल्टीमीटर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखना है, ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि जब किसी देश में युद्ध छिड़ता है दो देशों में, तो जो उधर से किसी देश की तरफ से जो मिसाइल्स आती हैं उनको
इंटरसेप्ट करने के लिए रेडार का यूज़ किया जाता है, जो उन सैटेलाइट्स के ऊपर खुद अपना क्या लाइट सोर्स क्या होता है इमिट करता है और उसको पूरा डिटेक्ट करता है आसमान में, और फिर वो क्या करता है उस पर रिस्पॉन्ड करता है ना। तो पहले तो वो क्या करेगा, उसको खुद डिटेक्ट करता है, क्योंकि मान लो रात में भी मिसाइल आए तो रात में भी तो हमको पता चलना चाहिए। नहीं तो कोई भी देश है जिसको पता है कि भाई दिन में इनके पास सैटेलाइट काम करती है तो हम रात में मिसाइल छोड़ देंगे। लेकिन ये जो होते हैं रेडार वगैरह, ये रात में भी एक्टिव होते हैं, यानी कि ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। लिडार भी लाइट डिटेक्शन कर लेता है, सोनार भी साउंड का नेविगेशन कर लेता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। रेडार की बात करें तो रेडार का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया। ये क्या करता है, सिस्टम इमिट माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड रिकॉर्ड द रिफ्लेक्टेड वेव्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वेव्स को क्या करता है, यूज करता है, रिकॉर्ड करता है। वेदर फोरकास्टिंग में मदद करता है, फ्लड मैपिंग में मदद करता है, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन कर लेता है, मिलिट्री सर्विलेंस में मदद करता है और फॉरेस्ट की स्टडी में मदद करता है। एग्जाम्पल याद कर लेना, इंडिया में भी बहुत यूज किया जाता है ना। एक रीसेट है 1 है, सेंटीसेल 1 है और रेडार सेट 2 है ना। लिडार की बात करें, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इमिट्स लेजर पल्सेस, है ना। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इमिट माइक्रोवेव सिग्नल्स। ये क्या कर रहा है, इमिट लेजर पल्सेस एंड मेजर द टाइम टेकन फॉर रिफ्लेक्शन, है ना। ये टाइम को क्या करता है, मेजर करता है, टाइम टेकन रिफ्लेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। मेजरिंग ट्री हाइट, है ना, ट्री की हाइट को मेजर करना, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स को यूज करना, फॉरेस्ट बायोमास का एस्टिमेशन करना, अर्बन मैपिंग करना और आर्कियोलॉजिकल सर्वेज जो हैं उसकी लिडार की मदद से किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर हमको प्लांट की जो हाइट है उसके बारे में पता करना है, या कोई पहाड़ है उसका की हाइट के बारे में, है ना, जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स हैं, फॉरेस्ट में कितना बायोमास है, अर्बन मैपिंग करना है ना, और आर्कियोलॉजिकल सर्वेस करना है, तो इसके लिए आप लिडार का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे एक तो एयरबोर्न लिडार सिस्टम होता है, ICE सेट 2 होता है ना, तो इसको आप याद रखें। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार यूजेस साउंड वेव्स इन वाटर टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पानी के अंदर जैसे आपकी सबमरीन्स होती है और जो आपके शिप वगैरह होते हैं, है ना, जो आपका नेवी होता है वो सोनार का यूज करता है। तो ओशियन डेप्थ में मेजर करता है, फिश का डिटेक्शन करता है, सबमरीन नेविगेशन के लिए, सी फ्लोर की मैपिंग के लिए। तो ये सब के लिए ये या तो शिप माउंटेड सोनार सिस्टम हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, सबमरीन के लिए हो सकता है। तो ये जो है नेवी यूज करती है सोनार को, याद रखना। ठीक है, स्कैटरोमीटर की बात करें तो मेजर माइक्रोवेव बैक स्कैटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना। जो भी माइक्रोवेव इमिट की जाती है अर्थ सरफेस पे, वो जब रिफ्लेक्ट होती है, बैक स्कैटर होती है, तो उस स्कैटर कितनी स्कैटर हो रही है वो रेडिएशन, उसको मापने के लिए स्कैटेरोमीटर का यूज किया जाता है, जो कि वाइंड की स्पीड के बारे में बताता है, क्योंकि जो वाइंड स्पीड ज्यादा होगी तो स्कैटर ज्यादा होता है। डायरेक्शन के बारे में बताता है ओवर ओशियन, है ना। क्लाइमेट स्टडीज के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल में याद रखना, स्कैटेरोमीटर ऑन बोर्ड स्कैट सेट 1। ठीक है, ये स्कैट सेट 1 क्या है, सैटेलाइट है जो ये जो है स्कैटरोमीटर जिसके ऊपर होता है। अल्टीमीटर की बात करें तो सेंड्स माइक्रोवेव पल्सेस वर्टिकली, है ना, अब वर्टिकली ये भेजता है डाउनवर्ड एंड मेजर रिटर्न टाइम। तो ये कितने टाइम में रिटर्न आती है उस टाइम को मेजर करता है। सी सरफेस की हाइट को देखने के लिए, ग्लेशियर की स्टडी के लिए, ओशियन सर्कुलेशन के लिए, तो ये समुद्री और ग्लेशियर स्टडीज में मदद करता है, जैसे जेसन 3 और टॉपेक्स या पॉजी आइडन, है ना। तो पोज आइडन जो है इसका यूज अल्टीमीटर, इसमें अल्टीमीटर होता है और ये सी की जो हाइट है और उसके बाद ओशियन का जो सर्कुलेशन है उसके ऊपर स्टडी करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप रिलेटेड सेंसर्स हैं जो सैटेलाइट में यूज किए जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सेंसर है, और जो सेंसर है वो किस कंट्री ने बनाया है, किस सैटेलाइट में यूज किया जाता है, किस तरीके का वो सेंसर है, और उसका जो फंक्शन है वो क्या है, उसका जो रिजोल्यूशन है वो क्या है। तो मैंने सारी ही चीज़ें एक ही टेबल में आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दी है, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये याद है तो ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 4-5 क्वेश्चन आते हैं रिमोट सेंसिंग के, तो एक क्वेश्चन इस टेबल से ही डायरेक्ट आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लीस 1, लीस 2, लीस 3 और लीस 4, है ना। यहाँ पे अलग अलग जो है ये सैटेलाइट्स हैं, और इनके सैटेलाइट्स के ये क्या है, यहाँ पे लीस 1, लीस 2, लीस 4 क्या है, सेंसर्स हैं। IRS-1A का लीस 1 है, IRS-1B का लीस 2 है, रिसोर्स सेट 1 और 2 में आपका लीस 3 है, और रिसोर्स सेट 2 में आपका क्या है, लीस 4 है। तो ये इंडिया के ही सैटेलाइट्स के सेंसर्स हैं, जो कि चारों ही मल्टी स्पेक्ट्रल हैं, लेकिन इसमें रिजोल्यूशन अलग अलग है। जैसे आप लीज 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे 72.5 m है। यहाँ पे रिजोल्यूशन थोड़ा लीज 4 में एडवांस है, 5.8 मीटर का है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि जो लीज 1 है उसमें जो कंडीशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, जो एप्लीकेशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ क्रॉप एक्रिएज एस्टिमेशन, लैंड यूज मैपिंग की जा सकती है ना। लीज 2 में क्रॉप मॉनिटरिंग, वेजिटेशन एनालिसिस किया जा सकता है। लीज 3 में क्रॉप हेल्थ, ड्रॉट का असेसमेंट, एक्रिएज एस्टिमेशन किया जा सकता है। जबकि लीज 4 जो है, जिसमें आप रिजोल्यूशन देखते हो, वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर और क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन में भी मदद कर सकता है ना। तो ये बहुत एडवांस लेवल का जो लीज 4 है, ये एक सेंसर है। उसके बाद आता है AWIFS, है ना। ये रिसोर्स सेट इंडिया की ही जो सैटेलाइट है, वाइड फील्ड सेंसर है, 56 मीटर रिजोल्यूशन है, लार्ज स्केल क्रॉप मॉनिटरिंग और ड्रॉट स्टडीज में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद YFS एक है, जो IRS-1C 1D के लिए यूज किया जाता है, इंडिया का ही है। वाइड फील्ड सेंसर है, 188 मीटर रिजोल्यूशन है, और वेजिटेशन डायनेमिक्स और क्रॉप कंडीशंस को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। उसके बाद सिंथेटिक अपार्चर रेडार आता है, जिसको सार बोलते हैं। एक आता है आपका राइसेट, और एक सेंटिनल-1 आता है जो इंडिया का है, और है ना। ये रीसेट तो इंडिया का है, लेकिन सेंटिनल-1 जो है वो ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। माइक्रोवेव एक्टिव सेंसर एक तरीके का है, जिसमें 1 से 50 मीटर तक आपको क्या देखने को मिलता है, रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। सॉइल मैपिंग, फ्लड मैपिंग, ऑल वेदर क्रॉप मॉनिटरिंग ये करता है। इसके ऊपर वाला भी हम एक छोड़ दिया था, जो पेन कैमरा होता है, जो कार्टोसेट में होता है इंडिया के, पेन क्रोमेटिक एक तरीके का सेंसर होता है इसमें, जो 1 से 2.5 मीटर का रिजोल्यूशन रखता है, और ये डिटेल्ड फार्म एंड लैंड पार्सल मैपिंग करता है। उसके बाद MSI आता है, मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट, जो सेंटिनेल-2 में है, ESA के। इसमें आप देखोगे मल्टी स्पेक्ट्रल होता है, 10 to 60 मीटर इसका रिजोल्यूशन होता है, प्रिसीजन फार्मिंग में और क्रॉप टाइप आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। उसके बाद OLI होता है, ऑपरेशन लैंड इमेजर। इसमें लैंडसेट 8 में USA का जो है उसमें यूज किया गया था। मल्टी स्पेक्ट्रल होता है, 30 मीटर रिजोल्यूशन होता है, वेजिटेशन और क्रॉप मॉनिटरिंग में मदद करता है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद आता है NDVI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंसेस वेजिटेशन इंडेक्स इन रिमोट सेंसिंग। ठीक है। अब ये NDVI क्या होता है, इसको समझते हैं। NDVI एक तरीके से क्या है, एक हम बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेशन इंडाइसेस है रिमोट सेंसिंग में। ठीक है। कि जब भी हम वेजिटेशन का कैलकुलेशन करते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू, तो हम NDVI का यूज करते हैं फॉर असेसिंग प्लांट हेल्थ, ग्रीननेस की वहाँ कितनी ग्रीनरी है, वाइगर कितना है, और बायोमास कितना है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट हेल्दी वेजिटेशन एब्जॉर्ब मोर रेड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जहाँ पे भी रेड लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, उसका मतलब ये है कि वेजिटेशन बहुत हेल्दी है। और अगर नियर इंफ्रारेड को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि हेल्दी वेजिटेशन जो है वो रेड लाइट को तो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन जो नियर इंफ्रारेड है उसको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नियर इंफ्रारेड को NIR बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NIR, है ना। और रेड लाइट को हमने रेड बोल दिया। तो बस इसका ये फॉर्मूला होता है NDVI का, कि हमें NIR जो जितना रिफ्लेक्ट हो रही है उसको, और रेड लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका एक तो डिफरेंस निकालना है, और दोनों का जो सम है वो जोड़ देना है। तो यही फार्मूला हो जाएगा, NDVI इज इक्वल्स टू NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड। तो ये आपको क्या बता देगी, इसका हमेशा याद रखना कि जो रेंज होती है वो 1 से कम होती है। ठीक है। 1 से क्या होती है, कम होती है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो NIR जो होता है रिफ्लेक्टेंस इन नियर इंफ्रारेड बैंड, और रेड का मतलब यहाँ है रिफ्लेक्टेंस इन रेड बैंड। तो NDVI की जो वैल्यू रेंज करती है वो -1 से 1 तक, +1 तक करती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जो NDVI होता है, जिसको हम नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स बोलते हैं, इसकी रेंज क्या होती है? तो -1 से +1 होती है। अगर इसकी रेंज -1 से 0 है तो याद रखना ये वाटर हो सकता है, स्नो हो सकता है, क्लाउड्स हो सकते हैं। ये 0 से 0.1 है तो यहाँ पे बेयर सॉइल या रॉक हो सकती है। 0.2 से 0.5 है तो स्पार्स वेजिटेशन होगी, और 0.6 से 0.9 है, इसका मतलब यहाँ पे डेंस वेजिटेशन, हेल्दी वेजिटेशन होगी। ठीक है, तो ये जितना एक की तरफ बढ़ता है वहाँ पे वेजिटेशन बढ़ती जाती है। एडवांटेजेस क्या है कि ये सिंपल और फास्ट है ना, लार्ज एरिया की मॉनिटरिंग में मदद करती है, डिटेक्ट्स वेजिटेशन स्ट्रेस अर्ली, है ना। उसके बाद यूजफुल है फॉर टेम्पोरल क्रॉप मॉनिटरिंग। ठीक है, तो क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए मदद करती है। ओवरऑल बात ये है। Important remote sensing related laws and principles useful in agriculture. These laws explain how electromagnetic radiation interacts with crop, soil, water and atmosphere in remote sensing applications. तो याद रखना कि हम जितने भी यहाँ पे लॉ पढ़ने वाले हैं वहाँ से डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा लॉ है और किसने दिया है और उसकी क्या एप्लीकेशन है, ये आ सकता है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दे दी है कि क्रॉप स्ट्रेस मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो लॉ है वो किसका है, तो स्टीफन बोर्ड्समैन का है और विंस लॉ है। उसके बाद सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन के लिए माइक्रोवेव का प्रिंसिपल है। कैनोपी टेम्परेचर मैपिंग के लिए प्लैंक्स का लॉ है। वेजिटेशन एनालिसिस के लिए लैम्बर्ट्स का लॉ है। एटमॉस्फेरिक करेक्शन के लिए बियर लैम्बर्ट लॉ है, और थर्मल इमेजिंग के लिए आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का लॉ है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके देख लेते हैं। एक तो इनवर्स स्क्वायर का लॉ जो है वो क्या बताता है, स्टेट्स दैट रेडिएशन इंटेंसली डिक्रीजेस विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स के साथ जितना भी दूरी जितनी ज़्यादा होगी तो डिक्रीज रेडिएशन की इंक्रीज जो है, डिक्रीज उतनी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो ये याद रखना है कि इंटेंसिटी डिक्रीज होगी और उसका डिस्टेंस जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे आई को इंटेंसिटी से आपने क्या किया है, डिनोट किया है, और इसका क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। और इसमें क्या है, यहाँ पे आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आई है, और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स है जिसका आपको स्क्वायर करना है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ जितनी बढ़ेगी ये चीज़ उतनी क्या होगी, सोर्स से दूरी उतनी कम होगी। तो ये बस आपको इतना याद रखना है। ये किस में हेल्प करता है, तो हेल्प्स अंडरस्टैंड सोलर रेडिएशन रीचिंग क्रॉप प्लांट्स। तो ये हमें बताता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो क्रॉप प्लांट्स तक कितनी पहुंच रही है, और ये सैटेलाइट सेंसर कैलिब्रेशन में मदद करता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ, है ना। इसमें इन्होंने E इज इक्वल्स टू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है सिग्मा वो दिया हुआ है, और T का क्या किया हुआ है यहाँ पे, फोर्थ जो है, ठीक है, इसका बोरो क्या हो गया है, फोर्थ हो गया है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे ई क्या है, इमिटेड एनर्जी है। ई का मतलब क्या हो गया, इमिटेड एनर्जी, यानी कि इमिटेड एनर्जी इज इक्वल्स टू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, आप डायरेक्ट इसका रट्टा मार लो कि ये कितना होता है आपका, सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वेट पर मीटर स्क्वायर अपॉन K4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किस में यूज़ किया जाता है, तो थर्मल रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जाता है, और ये एस्टिमेट करता है क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर को और वाटर स्ट्रेस को। ठीक है, तो इसका एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, और स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो कांस्टेंट है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा बात करें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की, तो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है
कि जो वेवलेंथ होती है मैक्सिमम एमिशन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे लैम्डा इन्होंने दिया है मैक्सिमम पीक ऑफ वेवलेंथ की, जो सबसे ज़्यादा जो है पीक है, और वो टेम्परेचर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी ही क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो यूज्ड इन थर्मल इंफ्रारेड सेंसिंग, डिटेक्ट्स हीट स्ट्रेस इन क्रॉप्स, है ना। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद कर लेना है। फिर आता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इसमें कुछ नहीं है, डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट अ डिफरेंट वेवलेंथ बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी से अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो अलग अलग क्या अमाउंट में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो बेसिस ऑफ थर्मल रिमोट सेंसिंग, है ना, एग्रीकल्चर में ये क्या माना जाता है, थर्मल रिमोट सेंसिंग का एकदम बेस माना जाता है। हेल्प करता है मेजर सरफेस टेम्परेचर जो होता है क्रॉप का, और सॉइल का जो सरफेस टेम्परेचर होता है उसको देखने में। फिर आता है किरचॉफ्स लॉ। इसमें आप A इज इक्वल्स टू ई, यानी कि ऑब्जर्विटिविटी जो होती है वो इमिसिविटी के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो एब्जॉर्बिविटी जो होती है वो इमिसिविटी की जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये किसने बताया था, तो किरचो ने बताया था। तो किरचोस लॉ के अनुसार ये होता है। इसका भी यूज एग्रीकल्चर में एस्टिमेशन इमिसिविटी एंड वेजिटेशन और सॉइल में किया जाता है, ठीक है। फिर लैम्बर्ट्स कजिन लॉ और बियर्स लैम्बर्ट लॉ एक है, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछेगा। रेडिएशन इंटेंसिटी डिक्रीज होती है विद द कजिन ऑफ द एंगल फ्रॉम द सरफेस ऑफ नॉर्मल, है ना। तो डायरेक्ट ये, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह तो आपको देगा नहीं, तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो ये बहुत हाई लेवल का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके का आपको फॉर्मूला ही देगा वो। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी होती है वो बराबर होती है किसके, इंटेंसिटी एट नॉर्मल इंसिडेंस, और उसका जो एंगल होता है ना, तो कॉस थीटा से उसका एंगल निकाल लेते हैं हम। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्रॉप में रिफ्लेक्टेंस का मेजरमेंट कर लेता है और अफेक्ट करता है सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन में। फिर आता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ में, इसमें भी आप देखोगे कि जो आई होता है उसको ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी थी, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन इंटेंसिटी आई है। यहाँ पे इनिशियल इंटेंसिटी को इनटू किया जाता है ई की पावर माइनस के एक्स से। तो के क्या होता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, और पाथ लेंथ क्या होता है आपका, एक्स होता है, जितनी भी लेंथ होती है पाथ की। इसका भी यूज एटमॉस्फेरिक करेक्शन में किया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेरिक करेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ का। हेल्प इन एनालिस कैनोपी लाइट इंटरप्रिटेशन में यूज किया जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट के बारे में अगर देखें तो अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल रेडिएशन परफेक्टली, है ना। एक कोई भी ब्लैक बॉडी होती है वो किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट करती है परफेक्टिवली, ये है ब्लैक बॉडी का रेडिएशन कंसेप्ट। तो एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है, फॉर्म द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ थर्मल सेंसर्स यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन इन रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। लॉज में जितने भी फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले में जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे हम कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उनकी लोकेशंस की, कि कब वो इस्टेब्लिश हुए थे और उनका क्या मेजर फंक्शन होता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम में है, केरला में, जो 1963 में स्टार्ट हुआ था। इसका काम का है क्या, जो लीड सेंटर है फॉर लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स, है ना। तो ये प्रोपल्शन सिस्टम्स और व्हीकल डेवलपमेंट को क्या करता है, लॉन्च करता है। फिर आता है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। इसमें ये कहाँ पे है, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में 1971 में स्टेब्लिश हुआ था। मेन लॉन्च साइट फॉर सैटेलाइट एंड व्हीकल लॉन्चेस, ठीक है। तो ये एक लॉन्च साइट है। उसके बाद UR राव सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु कर्नाटका में है, उसके बाद 1972 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ये सैटेलाइट डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है और इंटीग्रेशन करता है सेंटर में। फिर उसका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है SSC अहमदाबाद गुजरात में है, 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ पेलोड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में 1969 में डेवलप हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक सेंटर फॉर इंडियाज स्पेस प्रोग्राम,
ठीक है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो स्ट्रेटजी भी बनाती है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में है, 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। सैटेलाइट डाटा प्रोसेसिंग, डिसेमिनेशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करता है। एडवांस डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जिसको एड्रीन बोलते हैं शॉर्ट में, ये सिकंदराबाद में है तेलंगाना में, 1988 में डेवलप हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज का ये क्या करता है, यूज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो जीआईएस डेवलपमेंट है या जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, तो एड्रीन याद रखना है, एडवांस डाटा प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, एक था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये आपका देहरादून उत्तराखंड में है, 1966 में स्टेब्लिश हुआ था। एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में ये फंक्शन करता है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में, 1947 में स्टेब्लिश हुआ था। रिसर्च इन स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड प्लानिटरी स्टडीज में ये काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में 1985 में स्टैब्लिश हुआ था। ये क्या करता है, लिक्विड प्रपल्शन स्टेजेस एंड इंजन्स को बनाता है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट अहमदाबाद गुजरात में 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका जो फंक्शन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन को करना फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एक है जो शिलोंग मेघालय में 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली पंजाब में है जो 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर स्पेस एप्लीकेशन को ये बनाता है। ठीक है, इसमें फंक्शन करता है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हैदराबाद तेलंगाना में 1999 में स्टैब्लिश हुआ था। ओशियन इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट बेस्ड मेराइन एडवाइजरी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ हम फादर्स की बात कर लेते हैं कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग की अगर बात करें तो डॉक्टर इवेलिन एल प्रूट जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान है रिमोट सेंसिंग में, इसीलिए इनको फादर कहा जाता है। इन्होंने ही रिमोट सेंसिंग का जो है टर्म दिया था 1960s में, और प्रमोटेड अर्थ ऑब्जर्वेशन थ्रू सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डॉक्टर रॉजर टॉमलिंसन developed the first true GIS in Canada during the 1960s, नॉन एज फादर ऑफ जीआईएस। तो याद रखना, आपसे फादर ऑफ जीआईएस पूछ ले तो रॉगर टॉमलिंसन याद रखना है आपको, जो फादर ऑफ जीआईएस है। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। फादर ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन कौन है, तो याद रखना सर आर्थर सी क्लार्क proposed the concept of geostationary communication satellite in 1945. Father of GPS, Dr. Ivan A. Gating, key figure in developing GPS technology through US military collaboration. फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग अगर आपसे पूछ ले तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम अगर आपसे पूछ ले तो भी डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्होंने क्या करा था, विजनरी बिहाइंड इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस इन इंडिया था ना। तो इनका बड़ा योगदान रहा है इंडिया स्पेस एजेंसी में। इन्होंने इसरो को फाउंड किया था एंड इनिशिएटेड इंडियाज जर्नी इन सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड रिमोट सेंसिंग। फादर ऑफ एरियल फोटोग्राफी किसको कहा जाता है, तो गैस्पर्ड फेलिक्स टॉर्नाकॉन को कहा जाता है, जो नाडर है ना। तो कैप्चर्ड द फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ यूजिंग हॉट एयर बलून इन 1958। तो जो हॉट एयर बलून होता है वहां से इन्होंने फर्स्ट क्या किया था, आसमान से एक शहर की जो है फोटो खींची थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ एरियल फोटोग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ फोटो ग्रामेट्री, तो इसको एम लॉसडेट जो है उनको कहा जाता है। डेवलप टेक्निक्स फॉर मैप मेकिंग यूजिंग फोटोग्राफ्स, है ना। फोटोग्राफ्स की मदद से मैप को बनाने की जो टेक्निक्स है उसको फादर ऑफ फोटोग्रामेट्री जो है कहा जाता है, एम लॉसडेट, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न कार्टोग्राफी, तो याद रखना जिराडस मार्केटर, है ना। डेवलप द फर्स्ट मार्केटर प्रोजेक्शन फॉर नेविगेशन मैप्स।
इन्होंने सबसे पहला मार्केटर प्रोजेक्शन बनाया था फॉर नेविगेशन मैप्स। फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च डॉक्टर होमी जे भाभा। देखो जो भाभा है ना, तो भाभा के नाम से ही भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये आपको याद रखना है। प्लेड अ फाउंडेशनल रोल इन एस्टेब्लिशिंग इंडियाज एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च फ्रेमवर्क। ठीक है, तो डॉक्टर होमी जे भाभा। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है साइज दैट कैन बी डिटेक्टेड इन एन इमेज, है ना। जैसे मान लो आप कोई इमेज क्रिएट करते हो और उस इमेज में कोई भी छोटी से छोटी चीज जो कि हम पहचान पाए और जो इमेज में क्लियरली आ जाए, उसको हम बोलते हैं स्पेशियल रिजोल्यूशन। एक आता है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू डिस्टिंग्विश वेवलेंथ बैंड्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, जिसमें एक सेंसर की ये एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग वेवलेंथ के जो बैंड्स होते हैं उनको अलग अलग कर दे। फिर आता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो जो सक्सेसिव अलग अलग इंफॉर्मेशंस को जो सैटेलाइट ऑब्जर्व करती है, तो उसमें जो एक से लेके दूसरे के बीच में जो टाइम होता है उसको। फिर आता है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, इसमें एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश लाइट स्लाइड डिफरेंसेस इन एनर्जी इंटेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी इंटेंसिटी में डिफरेंसेस करना वो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में आता है। फिर आता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, क्या होता है, तो यूनिक रिफ्लेक्टेंस पैटर्न ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे सॉइल का अलग होता है, वाटर का अलग होता है रिफ्लेक्टेंस, तो ये एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है जो फिक्स्ड होता है। फिर आता है पिक्सल, स्मॉलेस्ट इमेज एलिमेंट इन अ डिजिटल इमेज। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि जो स्मॉलेस्ट इमेज होती, मतलब इमेज का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी डिजिटल इमेज का, वो क्या होता है, तो वो पिक्सल होता है। उसके बाद आता है स्वाथ। स्वाथ क्या होता है, विड्थ ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय सैटेलाइट सेंसर्स, उसको हम स्वाथ बोलते हैं। फिर आता है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, IFOV। ये क्या होता है, तो ये ग्राउंड एरिया व्यूड बाय अ सेंसर एट अ मोमेंट, एक ही टाइम पे जब एक पूरा ग्राउंड एरिया जो का व्यू जो है वो कैप्चर करता है, उसको बोलते हैं IFOV। ग्राउंड ट्रूथिंग, ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब क्या होता है, फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ रिमोटली सेंस्ड डाटा। ठीक है, तो उसका वेरिफिकेशन जो होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग। NDVI क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये एक तरीके का क्या है, वेजिटेशन इंडेक्स है, यूज टू एसेस क्रॉप हेल्थ। इसका फॉर्मूला और इसकी रेंज याद रखना, ये -1 से +1 इसकी क्या होती है, रेंज होती है। और इसका फॉर्मूला भी याद रखना, NDVI इज इक्वल्स टू, है ना, इंफ्रारेड वाला याद रखना है, माइनस रेड। ठीक है, तो नियर इंफ्रारेड माइनस रेड, और इसी को आप प्लस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने स्पेशल को देखा है। अब थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब इमेज डिटेल साइज जो इसका होता है, जैसे 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, ये आपको याद रखना है कि इनमें इमेज साइज क्या होता है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में क्या होता है भाई, तो नंबर्स अपॉन विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। यानी इसी को हम स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बोलते हैं कि कितने नंबर्स हैं अपॉन विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स कितने हैं, तो उसको हम स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। टेम्पोरल रिजोल्यूशन यानी कि रिविजिट पीरियड, डेली वीकली जो होता है कि कब वो जा करके वापस से वो टाइम बिटवीन एक इमेज लेने से दूसरी इमेज का, तो वही होता है रिविजिट पीरियड जो होता है, डेली या वीकली हो सकता है। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन सेंसर सेंसिटिविटी टू एनर्जी, तो इसमें अलग अलग एनर्जी होती है, जैसे कि 8 बीट का हो सकता है, 16 बीट का हो सकता है ना। तो ये आपको याद रखना है। वैसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, फिर भी आपको एक मैंने डिटेल में समझाने के लिए ये चीज़ें बताई है कि ये क्या होती है। डेफिनेशन भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है।
एनडीवीआई क्या होता है, फॉर्मूला आपको बता दिया है। एसएवीआई याद रखना क्या होता है, सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स होता है। ईवीआई क्या होता है, इनहेंस्ड वेजिटेशन इंडेक्स होता है। कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको लिखाई है। इसका यूज एनडीवीआई का क्रॉप वाइगर ग्रीननेस को देखने में किया जाता है। सावी जो होता है उसका यूज वेजिटेशन इन स्पार्स एरियाज, डेंस वेजिटेशन एनालिसिस के लिए ईवीआई का यूज किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जीआईएस और जीपीएस की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट जो क्लास है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। उस हिसाब से हम अब अपनी क्लास प्रिपेयर करेंगे और आपको डिटेल में कोई भी टॉपिक हो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी एग्जाम में आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।